नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस में। हम बात कर रहे थे भारत के संविधान के इतिहास की कि भारत के संविधान का इतिहास क्या रहा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक माना जाता है और ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक माना जाता है। तो मैंने बताया था 1853 का चार्टर अधिनियम लास्ट चार्टर अधिनियम था। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम के नाम से एक्ट पारित होने लगे। तो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसमें मैंने कल चर्चा की थी कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, उन पर मैंने बात की। आज हम पढ़ेंगे 1861 के चार्टर अधिनियम और 1873 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में की मुख्य बात यह थी कि इस अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। इस अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। दूसरा मुख्य बात है गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। गवर्नर जनरल को नए प्रांत का गठन और प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी बात, केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 4 से बढ़ा के 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधि सदस्य होना जरूरी था। शुरुआत में भी 5 सदस्य थे। 1773 में मैंने बताया था, 1773 में जब गवर्नर जनरल के लिए परिषद का गठन हुआ था उसमें 5 सदस्य थे, लेकिन 1784 में 3 कर दिए, फिर से बढ़ा के 1833 में 4 कर दिए, उसके बाद अब ये 5 कर दिए। इसमें 5वें सदस्य को विधिवेता होना अनिवार्य था। भारत परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो भी पहले कानून ब्रिटेन से बन के आते थे, भारत में कानून नहीं बनते थे, लेकिन अब यह अधिकार दिया गया भारत परिषद को, इन 5 सदस्य टीम को, कि वो अब यहाँ पे कानून बना सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभिन्न विभागों को भिन्न भिन्न सदस्यों को सौंपा जाता था। जैसे आज देखते हैं कि गृह मंत्रालय किसी के पास है, विदेश मंत्रालय किसी के पास है, रक्षा मंत्रालय किसी के पास है, जल मंत्रालय किसी के पास है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विभागीय प्रणाली में इसकी शुरुआत की थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा वायसराय, दूसरी बात है इसमें, तथा वायसराय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित कर सकता था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई तथा वायसराय को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय ने 3 भारतीयों को नामांकित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को उन्होंने इसमें नियुक्त किया था। अगली इसमें अधिनियम की महत्वपूर्ण बात थी कि विधान परिषदों का गठन प्रांतों में किया गया। जिसमें बंगाल के लिए 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लिए 1866 में और पंजाब के लिए 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसमें एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभागों का अधिकारी होता था। मतलब एक ही सदस्य को एक या उससे अधिक सरकारी विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता था या उसको सौंप दिए जाते थे। बात करते हैं 1873 के भारत शासन अधिनियम की। इसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसी अधिनियम के तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। अब इसमें भी कुछ लोगों को
कन्फ्यूजन होगा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, तो अब यहाँ पे कैसे समाप्त कर रहे हैं। मैं बता दूं 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक कार्य छीन लिए गए और खाली प्रशासनिक कार्य दे दिए गए। 1858 में प्रशासनिक कार्य भी छीन लिए गए। या थोड़ी बहुत जो ईस्ट इंडिया कंपनी बची, या 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसी को औपचारिक तौर पर ब्रिटेन से ही समाप्त कर दिया गया 1884 से। भारत से भी और ब्रिटेन से भी ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। 1876 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। छठे सदस्य की नियुक्ति की गई जिसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1861 में 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी जिसे विधि सदस्य के तौर पर नामित किया गया था। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि 24 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी बनाया गया। भारत का सारा प्रशासन सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया की देखरेख में चला गया। अगले अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1892 की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें कि 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारत के लोगों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक अभी उन्हें नहीं था। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1892 के भारत शासन अधिनियम से ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाने लगी और इसमें देखा गया कि अंशतः इसमें एक संसदीय प्रणाली की झलक दिखाई देने लगी। जैसे आज की संसदीय प्रणाली है, उस समय 1892 में यह अंशतः थोड़ी बहुत झलक 1892 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई थी। तो आज हमने चर्चा की 1861, 1873, 1876 और 1892 के भारत शासन अधिनियमों के बारे में। कल हम चर्चा करेंगे 1909 और 1919 के अधिनियमों के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।